हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने एक पार्ट जो है क्लियर कर लिया है। अब आते हैं हम आज दूसरे पार्ट पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजॉन्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू। ये ट्रांसपोजॉन मैंने बताया था, ये क्लास होते हैं जेनेटिक एलिमेंट्स का जो जंप करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे जीनोम के अंदर। ये जो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं, डीएनए एक लीनियर सीक्वेंस है, आपको पता है, और जो ट्रांसपोज होते हैं ये एक सीक्वेंस होते हैं जो कट और पेस्ट या कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म से एक से दूसरे लोकेशन में हमारे जीनोम के भीतर ही जंप करते रहते हैं, इसलिए इनको जंपिंग जीन्स भी बोला जाता है। ये जो है इंटीग्रेटेड रहते हैं हमारे जीनोम में। कह रहा है कि ट्रांसपोजॉन के अलावा जो है ट्रांसपोजॉन्स भी है, मान लीजिए जंपिंग जीन्स इन्हें बोलते हैं। ये मोस्टली इनका फंक्शन नहीं होता है हमारे जीनोम में, और बहुत सारे जो आपके ये ट्रांसपोजॉन्स होते हैं ये एक्टिव भी होते हैं, कई सारे इनएक्टिव हो जाते हैं। और ट्रांसपोजॉन्स की अगर डिस्कवरी की हम बात करें, सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अमेरिकन साइंटिस्ट ही आपकी बारबरा मैकक्लिंटॉक, उनको जाता है। इन्होंने इसकी डिस्कवरी किस में किया था? मेज प्लांट में, जिया मेज जिसे आप बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो ये तो हो गया ट्रांसपोजॉन्स। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजॉन्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू। जो ट्रांसपोजॉन्स है सबसे कॉमन टाइप का, बस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? एलू फैमिली, साइन फैमिली, लाइन फैमिली या म्यू फैमिली। तो अगर हम आते हैं कि ट्रांसपोजॉन के बारे में, तो अबाउट 44% जो है ह्यूमन का डीएनए वो ट्रांसपोजॉन ही होता है। द प्रिंसिपल जो ट्रांसपोजॉन एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर हम बात करें तो वो रिट्रोपोजॉन होते हैं, जिसे हम L1 बोलते हैं। ठीक, अब सबसे कॉमन कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? L1 टाइप के जो ट्रांसपोजॉन होते हैं वो सबसे कॉमन होते हैं। ये जो एलिमेंट हैं ये किसके अंदर आते हैं? लाइंस के अंदर आते हैं। लाइंस जो फैमिली है उनके अंदर आते हैं, मतलब लाइन। ठीक, तो ये लाइन हो गया, लाइन सबसे कॉमन, L1 सबसे कॉमन है और ये लाइन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है? साइन आता है। साइन का सबसे कॉमन क्या है? एलू हो गया, MIR हो गया, और THER2 और MIR2 एलिमेंट्स हो गए, ये साइन फैमिली में आते हैं। तो एलू फैमिली, साइन फैमिली, लाइन फैमिली, म्यू फैमिली। अब यहाँ सबसे पूछा सबसे कॉमन टाइप का ट्रांसपोजॉन, सो अब मैंने आपसे बोला L1 है, और L1 किसके अंदर आता है? आपका लाइन फैमिली के अंतर्गत आता है। तो सबसे कॉमन टाइप का आपका कौन सा होगा ट्रांसपोजॉन? लाइन वाला। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, द नंबर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स दैट कंस्टिट्यूट अ न्यूक्लियोसोम सबस्ट्रक्चर इज। कह रहा है न्यूक्लियोसोम जो आपने सब स्ट्रक्चर पढ़ा है उसके अंदर कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे जाएंगे 1 2 4 8, तो आपको पता है जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं मेनली वो कौन कौन से होते हैं? एक कोर में जो होता है न्यूक्लियोसोम में 4 होते हैं, S2A, S2B, S3, S4, इसका डबल होता है, मतलब ये 4 हैं, इसके 2 कॉपी होते हैं, तो कुल मिला के 8 जो होते हैं वो होते हैं। एक लिंकर हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसको हम H1 बोलते हैं, पर अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे 8 है। तो जो न्यूक्लियोसोम का सब स्ट्रक्चर है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। S2A, S2B, S3, S4 का कॉपी 2। ठीक, तो 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, Z डीएनए हेलिक्स। यहाँ पे Z जैसे है, A डीएनए है, B डीएनए है, Z डीएनए है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में आपको याद होना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्यों ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, बेस पैटर्न कितना होता है, ये सब सारी चीजें। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया गया हुआ है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा जो Z डीएनए का हेलिक्स होता है वहां पे बेस पेयर्स जो होते हैं वो B डीएनए से कम होते हैं। तो अगर हम बेस पेयर्स की बात कर लें तो A में 11 बेस पेयर्स आते हैं पर टर्न, B में 10 आते हैं और Z में 12 आते हैं। पर ऑप्शन में क्या दिया है, अगर हम देखें कि ये गलत है कि सही है, कह रहा है Z डीएनए के पास फ्यूअर बेस पेयर्स होते हैं B डीएनए से। मैंने आपसे बोला B के पास 10 होता है और Z के पास 12 होता है, तो यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ पे ज्यादा है। सेकेंड पे आते हैं, इज फेवर्ड बाय एन अल्टरनेटिंग CG सीक्वेंसेस
तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है जेड डीएनए के लिए। यहाँ पे कह रहा है ये जो जेड डीएनए हेलिक्स बनता है ये फेवर्ड होता है अगर आपके डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या जो वहां पे बेसिस हैं सी जी ऐसे करके अल्टरनेट होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेड डीएनए कब फेवर्ड होता है? जब आपका जो डीएनए सीक्वेंस रहता है उसमें साइटोसिन और ग्वानिन को जो बेसिस होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, ये जब अल्टरनेट करते हैं तो जेड डीएनए का हेलिक्स फेवर होता है, मतलब जेड डीएनए बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जेड डीएनए इज जनरली अनफेवरेबल although certain conditions can promote it, like alternating purine pyrimidine sequences, especially GC, negative DNA supercoiling or high salt concentration of some cation, all at physiological temperature 37 डिग्री सेल्सियस एंड pH 7.3 to 7.4। ये सब जो चीजें हैं ये जेड डीएनए को फेवर करते हैं। अगर हम बात करें टेंस टू बी फाउंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ जीन, जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए है, इनका कोई रिलेशन नहीं है इसका कंफर्मेशन का और जीन के पोजीशन से कि 3rd इन पे रहेगा या 5 इन पे रहेगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। 4th पे चलते हैं। इज द मोस्ट कॉमन कंफर्मेशन ऑफ डीएनए, कह रहा जेड डीएनए ही आपका सबसे मोस्ट कॉमन कंफर्मेशन है डीएनए का। तो यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, सबसे कॉमन अगर ये भी क्वेश्चन आता है सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, तो सबसे कॉमन जो होता है वो फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन ऑफ आवर डीएनए इज बी डीएनए। ओके, जो राइट हैंडेड डीएनए होता है बी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ ह्यूमन जीन इज मेड अप ऑफ न्यूमरस फ्रैगमेंट ऑफ प्रोटीन कोडिंग एक्सॉन। आपको पता है एक्सॉन स्प्लिट जीन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। एक्सॉन्स आर कोडिंग जीन्स एंड इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग। सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड during the splicing of your pre-messenger RNA। ओके, ये आपके हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए मैसेंजर आरएनए जो होता है आपका HN। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ह्यूमन जीन होता है वो बना हुआ होता है कोडिंग एक्सॉन से और नॉन कोडिंग इंट्रॉन से। यहाँ पे पूछा है आपसे द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कोडिंग रीजन इन द जीनोम इज। अब आपसे पूरे जीनोम में पूछा है तो बताइए प्रोटीन कोडिंग रीजन का कितना परसेंटेज होता है, मतलब एक्सॉन्स का। तो देखिए पूरे जीनोम का पूछा है आपसे 1.5, 2.4, 15 और 24%। तो सबसे पहली बात है इसका आंसर देना जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगा, मैं इसका आंसर मुझे नहीं मिला इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो जीनोम में पूछा है, अब पहली बात तो जीनोम में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले जीनोम में आपको देखना है कि जीन कितना पोर्शन में रहता है और बाकी के जो जंक डीएनए होते हैं वो कितने होते हैं। फिर अगर जीन पे आ गए आप तो जीन पे ऑन एन एवरेज 8.8 एक्सॉन्स होते हैं और 7.8 इंट्रॉन्स होते हैं, मतलब जीन का भी हाफ लगभग जो एक कोई भी जीन होता है ऑन एन एवरेज उसका हाफ जो होता है एक्सॉन होता है और हाफ क्या होता है, इंट्रॉन होता है। तो इस हिसाब से इसका परसेंटेज निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, पूरा जीनोम रखेंगे, जीनोम में कितना आपके जीन्स हैं उसका परसेंटेज कितना हुआ, पूरे का जंक डीएनए का कितना है और उसका कितना है आपका जीन का। ठीक है, जो भी जीन कंस्टिट्यूट करते हैं। अब जो जीन आ गया उसका हाफ एक्सॉन होगा हाफ इंट्रॉन होगा, तो मतलब एक्सॉन का मतलब प्रोटीन कोडिंग रीजन हो गया, उसी हिसाब से इसका आंसर होगा। उस टाइम पे मुझे ये नहीं मिला था इसलिए आंसर नहीं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आंसर मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ H बॉन्ड्स दैट बाउंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इज। कह रहा है G और C के बीच में, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में नंबर ऑफ H बॉन्ड्स कितने होते हैं। तो इजी है, जब भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि जो AT एडेनिन और थायमिन के बीच में बॉन्डिंग होता है वहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये थायमिन एडेनिन है, इसके बीच में यहाँ पे पेयरिंग होती है। ये जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं ये H बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन है। तो आप काउंट कर सकते हैं थायमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं। इसीलिए साइटोसिन और ग्वानिन का जो बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है एडेनिन और थायमिन से ज्यादा। तो नंबर ऑफ H बॉन्ड्स बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इज 3। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 30% थायमिन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज। यहाँ पे चारगॉफ रूल फॉलो होगा, मैंने आपको इसके लिए भी वीडियो दिया था चारगॉफ रूल पे भी। अगर आपको नहीं मिलता तो सर्च कीजिए चारगॉफ रूल मास्टर्स ऑफ बॉटनी यूट्यूब पे, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगा।
कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो वहां पे 30% थायमीन है। अब अगर आप देखेंगे कि थायमीन आपका दिया है, पूछा है साइटोसिन का। अब आपको पता है थायमीन किससे बाइंड करता है, अगर आपको चार ग्राफ का रूल पता हो, थायमीन एडेनिन से बाइंड करता है। तो अगर थायमीन 30% है, दैट मींस आपका एडेनिन भी 30% है, बिकॉज एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो 30% थायमीन, 30% एडेनिन आपका निकल गया, 60% तो ये बन गया। अब बचा आपका 40%। 40% में हाफ आपका ग्वानिन रहेगा, हाफ साइटोसिन रहेगा, बिकॉज इट इज आल्सो ट्रू दैट ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो अब आपको पता है कि दोनों बराबर बराबर होंगे और दोनों को मिला के 40% है, तो इसका मतलब हाफ जी है, हाफ सी है। तो आपका यहीं पे साइटोसिन का परसेंटेज निकल गया। तो टी अगर दिया है 30%, हमने ए निकाल लिया 30%, टोटल 60% हो गया। अब हमारे पास 40% बचा, तो 40% में से हाफ जी होगा, हाफ सी होगा। as we know that G is equal to C, therefore 20% G होगा और 20% C होगा। तो साइटोसिन का परसेंटेज कितना हो गया आपका 20। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसे आपको शॉर्ट फॉर्म में TM बोलते हैं, ऑफ डीएनए इज, डीएनए का कितना होता है? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ द डीएनए चेन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एटी कंटेंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीसी कंटेंट, और देयर इज नो रिलेशन टू द बेस कंपोजिशन? तो सबसे पहली बात क्या है आपका, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है डीएनए का, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? Melting temperature of the DNA is the temperature at which 50% of the double stranded DNA is changed into single stranded DNA. The higher the melting temperature of the DNA, the greater the GC content of the DNA. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन से बता सकते हैं कि अगर किसी भी डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मीन्स वहां पे ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा होगा। ये किस लिए है? क्योंकि H बॉन्डिंग से इसका रिलेशन है कि ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड से, और नंबर ऑफ बॉन्ड आपको ग्वानिन साइटोसिन में ज्यादा मिलेंगे। तो ज्यादा मेल्टिंग टेम्परेचर, ज्यादा जीसी का कंटेंट। तो इसीलिए इसका आंसर करेक्ट क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द जीसी कंटेंट ही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप बताएंगे देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डीएनए चेन, सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डीएनए चेन लेंथ एंड मेल्टिंग टेम्परेचर। सेकेंड, एटी का कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है, जीसी के कंटेंट पे डिपेंड करता है, मैंने आपसे बोला। या फोर्थ बताया नॉट रिलेटेड टू द बेस कंपोजिशन, ऐसा है ही नहीं, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जीसी कंटेंट से इसका रिलेशन है। तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द बेस कंपोजिशन। ओके, फॉर्मूला है, अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर आपको उसका मेल्टिंग टेम्परेचर निकालना है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में A प्लस टी रखिएगा, प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड G प्लस C रखिएगा, क्योंकि G प्लस C का बॉन्डिंग ज्यादा टेम्परेचर लेता है, इसलिए इसके लिए 4 और 80 के लिए 2 रखिएगा। तो बराबर जितना डिग्री सेंटीग्रेड आएगा वही उसका आपका मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा। एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, कोई आपको ये सीक्वेंस देता है और बोलता है मेल्टिंग टेम्परेचर आप निकालिए इस सीक्वेंस का, तो एक ही सीक्वेंस लीजिए। एक सीक्वेंस में आप देंगे एक A है आपका, 2 T है यहाँ पे, और एक G है, फिर बचा 2C है, एक ही सीक्वेंस लेंगे। अब इसको इसी फार्मूले में प्लग कर दीजिए। 2 डिग्री सेंटीग्रेड A कितना है 1, T कितना है 2, फिर प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रैकेट में आपका G कितना है 1 और C कितना है 2, टोटल कर दीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया 1। पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, इसलिए 1 + 2 = 3, फिर यहाँ पे 1 + 3। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, ठीक है। 3 × 2 = 6 एंड 3 × 4 = 12। टोटल मिला के आपका कितना हो गया 12 + 6 18 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज योर मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। अब ऐसे ये जो आपके 4 सीक्वेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, इसका आप मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट कीजिए और कमेंट कीजिए। इन चारों सीक्वेंस में कोई एक सीक्वेंस ले लीजिए, ठीक है। ऊपर से मतलब 2 दिए हैं, या तो अगर आपका मन करे तो चारों का बता दीजिए, जो भी हो, मतलब चारों ये इसका दोनों ईच, वैसे ऊपर वाला लीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपको कल तक इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये चारों सॉल्व करके मेल्टिंग टेम्परेचर आपने कैसे निकाला वो कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डिटरमिन्ड बाय
डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो किससे डिटरमिन किया जाता है? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन मेजरमेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट और डिफ्रैक्शन ऑफ विजिबल लाइट। तो करेक्ट आंसर इसका ये है कि जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो हम डिटरमिन करते हैं इफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट से, या ये एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस को XRD बोला जाता है। इट्स अ टेक्निक यूज्ड इन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस में यूज होता है, जिसमें हम क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का देखते हैं। अब ये XRD आपको वर्क कैसे करता है? यहाँ पे जो मटेरियल होता है उस पर हम एक्सरे डालते हैं, ये आपको मटेरियल हो गया, इस पे आया एक्सरे, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है रेज एक्सरे, वो मटेरियल, उसके इंटेंसिटी को पहले मेजर करते हैं, कितने इंटेंसिटी से तो वो बैक कर रहा है, सेकंड एंगल क्या बना रहा है, स्कैटरिंग एंगल, क्योंकि एंगल तो मटेरियल का जैसे शेप होगा वैसे वो स्कैटर करेगा, तो ये स्कैटरिंग एंगल प्लस इंटेंसिटी कितना आ रही है उसको कैलकुलेट करके हम उस मटेरियल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि XRD से हम किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको ये ऐसा नहीं याद रखता तो आपको पता है रोजलिन फ्रैंकलिन जो थी उन्होंने ही डीएनए का सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया था, तो उन्होंने जो टेक्निक यूज किया था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही था। ठीक, तो इससे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विच हिस्टोन इज नोन एज लिंकर हिस्टोन? मैंने आपको अभी बताया था जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ होता है। कोर में जो होता है आपका हिस्टोन 8 रहते हैं, 4 उसी का एक एक कॉपी और, ठीक है, ये देखिए H2A, H2B, H3, H4 का ईच वन 2-2 रहता है इस कोर में, और ये एक हिस्टोन H1 बाहर रहता है, इसको हम लिंकर बोलते हैं H1। तो वही लिंकर हिस्टोन क्या है आपका? H1 है। ये H1 हिस्टोन इज नोन एज लिंकर हिस्टोन। अनलाइक अदर हिस्टोन्स, H1 हिस्टोन्स डज नॉट मेक अप द न्यूक्लियोसोम बीड। ये इसे बीड बोला जाता है, मतलब कोर, ये बीड नहीं बनाता, बाहर रहता है। इंस्टेड इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द structure, keeping it the place the DNA that has wrapped around the nucleosome। अब ये न्यूक्लियोसोम हो गया कोर, इस पे डीएनए 1-2 बार रैप रहता है और इसी को ये लिंक करता है H1 हिस्टोन, इसलिए इसको लिंकर बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूक्रोमैटिन? यूक्रोमैटिन का इसमें से कौन सा कैरेक्टर है कि यूक्रोमैटिन स्मॉल होते हैं, लाइट सस्टेन्ड होते हैं, या टाइटली पैक्ड होते हैं, या इनएक्टिव इन ट्रांसक्रिप्शन होते हैं? तो आसान है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में कभी भी कोई भी स्टार्टिंग से चीजें पढ़ता है सबसे पहले उसे यही बताया जाता है कि यूक्रोमैटिन जो होता है लाइट स्टेन स्ट्रक्चर होते हैं और हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन स्ट्रक्चर होते हैं। सो देयर इज नथिंग स्मॉल और लार्ज अबाउट यूक्रोमैटिन as it is given in the option number A. Second, euchromatin is a more lightly packed DNA that is characterized by less intense staining. यही इसका फीचर है, लाइट स्टेन, एंड डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। और ये लाइट स्टेन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी रहते हैं, और माइट बिकम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एट सम पॉइंट ड्यूरिंग ग्रोथ। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है ये टाइटली पैक्ड रीजन्स होते हैं जहां पे कंडेंस्ड डीएनए होता है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय intense stain when stained with nuclear stains, and these are the transcriptionally inactive sequences। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत है कि ये इनएक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है? लाइट स्टेन्ड एंड एक्टिव रीजन होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होता, लूजली पैक्ड होता है, और स्मॉल लार्ज का तो यहाँ पे बात ही नहीं आता। तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी, लाइट स्टेन्ड होते हैं, ये यूक्रोमैटिन का फीचर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 तक का क्वेश्चन, और एक्सप्लेनेशन जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करके देने का, वो आप कमेंट कर दीजिए। करेक्ट आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा कल कमेंट में किसने करेक्ट आंसर दिया है, किसने नहीं दिया है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेकंड पार्ट, यहाँ पे एंड होता है। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगा। ओके, चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।